एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 3 ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पिछले वाले दो चैप्टर्स में हमने बहुत ही दिलचस्प कहानी जो हमारे इतिहास की है वो हमने जानी थी कि कैसे लोग घाटियों में रहा करते थे। जो आरंभिक मनुष्य था उसका जीवन कैसा था ये हमने देखा था, और वो क्या खाता था, कैसे जंगलों में रहा करता था, और जब जंगलों को वो खा पी कर नष्ट हो जाते थे तो जो है वो दूसरी जगह जाकर रहने लगता था। तो घुमंतु प्रकृति का मनुष्य था। तो ये हमने देखा था, और तिथियों के बारे में हमने जाना था कि कब कब कौन सी घटनाएं हुई। कालक्रम को हमने समझा था कि मध्य पाषाण युग क्या है, पुरा पाषाण क्या है, नव पाषाण क्या है। ये सब हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। तो कहानी कैसे आगे बढ़ रही है तो ये हम देखेंगे। और तीसरा चैप्टर है भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी जो मनुष्य पहले भोजन संग्रह करने की उसने संग्रह किया करता था, उसके बाद उत्पादन करना किस प्रकार शुरू किया, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। और फिर मनुष्य रहने लगा, बसने की प्रक्रिया आरंभ की मनुष्य ने, क्योंकि मनुष्य पहले जो था वो घुमंतु प्रकृति का था। तो कैसे वो उसने बसने की प्रक्रिया आरंभ की, और कैसे उसने फसल उपजाना शुरू की, ये तो हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं। जिन लोगों ने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्योंकि कहानी तभी समझ में आएगी जब हम चीज़ों को क्रम से समझें। ओके। और अगर आप चाहते हैं कि इसके शॉर्ट नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नीचे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके हम जब ये ख़त्म हो जाएगी बुक तो हम इसके शॉर्ट नोट्स बना देंगे ताकि जल्दी से रिवाइज कर सकें आप। लेकिन उससे पहले ये बुक पूरी पढ़ना ज़रूरी है आपको, ठीक है। शॉर्ट नोट्स किस चीज़ के आप समझ रहे हैं ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के भोजन, तो आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया है, ठीक है। तो पिछले चैप्टर्स में तो पढ़ ही चुके हैं आप, वो आप देख सकते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि कैसे सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में वहाँ पर देखा था। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है आधुनिक, वहाँ पर कैसे खेती उपजाना शुरू हुई थी। तो अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती रही है, साथ ही जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। मतलब मनुष्य ने जो है इस ओर ध्यान देना शुरू किया। बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, पेड़ों से गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि, ये सब उन्होंने आरंभिक मनुष्य ने सीखा। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी। चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। वे मतलब वे आरंभिक मनुष्य जो था। ओके। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था। तो जो आधुनिक कुत्ता है ना, उसका पूर्वज, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कुत्ते का जंगली पूर्वज, जो वर्तमान में कुत्ता है ना, इसका पूर्वज था उस समय। भाई पूर्वज तो होगा ही, जब उतने हजार वर्ष पहले, लगभग 12,000 वर्ष पहले, 10-12 हज़ार वर्ष पहले, तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि कैसे वो कृषक बन गए। उन्होंने बीजों के बारे में समझा, उनको चिड़ियों से, पशु पक्षियों से बचाया और उनको पौधों को बढ़ने दिया, तो वो कृषक बन गए। और कैसे उन्होंने पशुओं को अपनी ओर आकर्षित किया, कुत्ते को पालतू बनाया और भेड़, गाय, बकरी, सूअर, इनको सबको पालतू बनाया, तो ये पशुपालक भी बन गए, ठीक है। बसने की प्रक्रिया, इसको ध्यान से समझ लें।
लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। ये जंगली पौधे और जंगली जानवरों से भिन्न इसलिए होते हैं क्योंकि जो पालतू जानवर होते हैं वे जंगली जानवरों से भिन्न होते हैं, क्योंकि जैसे जंगली जानवर हैं शेर, चीते, ये मनुष्य के साथ नहीं रह सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने, बड़े अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। ठीक है। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, मतलब हिंसा नहीं करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो बचने की प्रक्रिया मतलब रहने की प्रक्रिया मनुष्य ने कब आरंभ की? 12,000 साल पहले। ये आप ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ और जौ हैं, ये भी याद रखना है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद, यानी पहला तो कुत्ता था, उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं, कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं, ये भी याद रखना है। एक नवीन जीवन शैली, तो इसमें कुछ पढ़ लेते हैं क्या है। तुम कुछ पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए हम जब लोग पौधे उगाने लगें तो इसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता है। तो यहाँ पर नवीन जीवन शैली का यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब अगर बीज बोया होगा कहीं तो उसके बड़े होने का इंतज़ार भी तो कर रहे होंगे लोग, इस वजह से उनको रुकना पड़ा उस जगह पर। ठीक है। तो बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल होते थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं, फीड के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, तो ये देखो इसमें क्या है, जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत भी है दूध। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों में और क्या क्या मिल सकता है देखें। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो मानचित्र 2 प्रश्न संख्या 14 देखें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं जो कि हमने देखा था पहले? ओके, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, पिछले चैप्टर्स में आप देखना, ये दूसरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, तो वो आप सेकंड चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें वे सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ओके, नीचे तालिका दी गई है कि कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो अनाज और हड्डियाँ कहाँ कहाँ से, और ये पुरास्थल के नाम दिए गए हैं एक तरफ। तो गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी और मवेशी, ये कहाँ, इनके अवशेष कहाँ पाए गए हैं, मतलब ये कहाँ से पता चला कि गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी
मवेशी, ये मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में, जो इस समय पाकिस्तान में है। तो ये पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ कहाँ है, वो आधुनिक पाकिस्तान में था। उसके बाद चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ से प्राप्त हुए, ये कोल्डिहवा से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये लिस्ट रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस आप 2-3 बार ध्यान से देखें, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद है चावल, मवेशी, मवेशी यानी और उनके मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ के जानवर थे। ये महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश से मिले हैं। गेहूँ और दलहन कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गुफ्रकाल आधुनिक कश्मीर से। गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये बुरजोम, जो कि आधुनिक कश्मीर में। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये सब चिरांद, जो कि आधुनिक बिहार में। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये स्थान, कि कौन सा स्थान कहाँ है, आप ये ध्यान रखिए, ये नोट करना होगा, जो कि हम अपने नोट्स में जब इसको लिखेंगे कि ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, ये हल्लूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऐसे ही काला चना और ये सब जो कहाँ से प्राप्त हुआ, पैमपल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इस तालिका से क्या याद रखने की ज़रूरत है, स्थान, कि वो स्थान आधुनिक में वर्तमान समय में कहाँ पर पड़ता है, जैसे कि बुरजोम आधुनिक कश्मीर में पड़ता है, ये सब चीज़ें। ओके, अब है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुरजोम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे। तो गड्ढा खोद लेते थे और गड्ढे के भीतर ही वे अपना घर बना लेते थे, और उसको ऊपर से ढक लिया करते थे, और उसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। वो कि उनको कहा गया गर्तावास, मतलब गर्त, गड्ढे के भीतर अपना आवास। ये कहाँ से मिला है, बुरजहोम कश्मीर में, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ठीक है, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। तो कब पूरा पाषाण युग क्या था, मध्य पाषाण युग कब शुरू हुआ और नवपाषाण कब शुरू हुआ, ये आप पहले चैप्टर में पढ़ सकते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये हम पिछले चैप्टर्स में भी देखा था कि औजार किन किन चीज़ों से बनाए जाते थे, एक तो पत्थरों से, लकड़ी से और हड्डियों से। ठीक है, नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, यानी ये सब मनुष्य जो है खाने पीने लगा था। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि मनुष्य कपड़े भी बुनने लगा था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक पात्र बना हुआ है। तो उस समय के लोग आप देख सकते हैं कितने सभ्य हो गए थे कि इस तरह के पात्र बनाने लगे थे। अन्य रीति रिवाज, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह इनमें प्रायः पशुपालक और कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। तो जनजाति किन्हें कहते हैं, जो इस प्रकार के जो मनुष्य था वो कृषक और पशुपालक जो समूह में रहते थे, उन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। तो जनजाति के बारे में यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, क्या क्या जानकारी है यहाँ पर दी गई है।
प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इनमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक काम शामिल होते हैं। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधों की फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाबकर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ओके, इसके बाद कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। नेता अर्थात नेतृत्व करने वाला। वे अनुभवी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल हैं। उनके अपने देवी देवता होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता। इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन पर अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगी। तो जनजातियों के बारे में अगर कुछ पूछा जाए तो आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ से समझ ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ जो कि मानचित्र आप अध्याय 2 में देख सकते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, जो कि पाकिस्तान में है, लेकिन ईरान जाने वाले रास्ते में पड़ता है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो सबसे पहले मनुष्य ने ये सब कहाँ शुरू किया था? मेहरगढ़ में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है? गाँव की यह विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली हैं। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर के 4 और उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यानी लोग अनाज का भंडारण भी करते थे। पहले और बाद के स्तर इसको समझ लेते हैं। जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन बाद के हैं? तो ये स्तर क्या है, इसको हम समझते हैं कि स्तर का मतलब क्या है। मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि पर रहना शुरू किया, यानी स्तर 4 पर रहना शुरू किया होगा। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ ये कहने की कोशिश की गई है कि भाई जब मनुष्य रहना शुरू किया होगा, जहाँ पर जिस ज़मीन में उसने सबसे पहले रहना शुरू किया, फिर उसने घर बनाया होगा और जब घर गिर गए होंगे तो वो मिट्टी वहीं पर इकट्ठा हो गई होगी। उसके ऊपर उन्होंने फिर घर बनाया होगा, फिर कुछ काम किए होंगे। तो ये स्तर धीरे धीरे बढ़ते रहे और ये स्तर हमें ये बताते हैं कि सबसे ऊपर की जो स्तर है वो कुछ थोड़े समय पहले की बात कर रहे हैं और जो सबसे नीचे का स्तर है वो बहुत प्राचीन है। ठीक है, ओके। इसके बाद है मृत्यु के बाद सामान्यतः
मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो ये प्रमाण, ये देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, बहुत घुमा के पूछ देते हैं कि उन लोगों की आस्था थी कि नहीं, कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसमें वे विश्वास करते थे कि नहीं करते थे। ये लाइन आपको वहाँ पर दे दी जाएगी एकदम, और खासकर यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम्स में। हालांकि ये 6th क्लास की एनसीईआरटी बच्चों की एनसीईआरटी है, लेकिन आप यकीन मानिए इसी से आईएएस के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं, और एक कथन दिया जा सकता है कि प्राचीन समय के लोग मृत्यु के बाद भी जीवन होता है इसमें विश्वास रखते थे। तो रखते थे या नहीं रखते थे, वहाँ पर कभी कभी लिख देंगे नहीं रखते थे, और आपको गलत बताना होगा। तो एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें। एक तो पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका विश्वास होना चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते। तो सामान इसलिए रख देते थे कब्रों में क्योंकि उनको ये आस्था थी कि भाई मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए उसको चीज़ें ज़रूरत पड़ती होंगी, इसलिए वे मृतकों को दफनाने के साथ ही कुछ सामान भी रख देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। तो ये कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ में। ये जगह याद रखनी है आपको। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो बकरी को इसलिए रख दिया गया मृतक के साथ कि भाई मृत्यु के बाद भी परलोक में खाने के काम आएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र फिर है यहाँ पे दाऊजली हेडिंग। ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में, ये आप मानचित्र में देख लें, इंपॉर्टेंट है, दूसरा अध्याय ज़रूर आप देखें। में दाऊजली हेडिंग ढूंढो। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ये जो भारत का मानचित्र है उसमें आप पूर्वोत्तर क्षेत्र देखेंगे, वहाँ पर ये दाऊजली हेडिंग है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग यहाँ भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। कौन सा पत्थर? जेडाइट पत्थर भी मिला है। कहाँ से मिला है? दाऊजली हेडिंग से। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से कास्टाज्म यानी लकड़ी का अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई, कास्टाज्म मतलब एक ऐसी लकड़ी जो पत्थर की तरह ठोस हो गई हो, के औजार और बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, तो इसके बाद है अन्यत्र, मतलब दूसरी जगह क्या हो रहा होगा, मतलब ये तो भारत की बात हो गई। हालांकि पढ़ लेते हैं। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। तो चकमक पत्थर कहाँ से लाया गया? सीरिया से। लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। मतलब मनुष्य ने पहिए की गाड़ी नहीं बनाई थी उस समय तक। तो आज इसमें कुछ उपयोगी शब्द हमने प्रयोग किए थे। कौन कौन से? कृषक, यानी मनुष्य खेती करना शुरू कर दिया था, वो कृषक बन गया था, मतलब उसने बीजों को उगाना शुरू किया, उनकी रक्षा की पेड़ मतलब जानवरों से, चिड़ियों से। ठीक है, और पशुपालक बन गया था, पशुओं को उसने आकर्षित किया, उसको पालतू बनाया। सबसे पहले पालतू जानवर कौन था? कुत्ता था। और नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर, कब्र, ये सब हमने देखा। तो दोस्तों यहाँ पर बसने की प्रक्रिया जो है 12,000 साल पहले शुरू हुई, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? लगभग 8,000 साल पहले। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो इसका उत्तर यही है, आप उत्तर दे सकते हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं चैप्टर, कि भाई इसलिए रहते थे क्योंकि वो फसलें उगाते थे तो उसके बढ़ने का, उसमें बीज उत्पन्न होने का वो इंतज़ार किया करते थे, फसलें पकने का इंतज़ार करते थे। तो इस वजह से ये लंबे समय तक रहा करते थे। ठीक है, ऐसे ही इसमें सारे क्वेश्चन दिए गए, आप देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जल्दी हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद करें अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है, और जब आपके पास समय हो तब आप यहाँ आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।